8 फरवरी 1943 जर्मन का किल बंदरगाह पनडुब्बी 180 U-180 पनडुब्बी, जिसके कैप्टन बर्नर मूसनबर्ग, जो कि उनको टास्क मिलता है एक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ले जा करके जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर करना। U-180 पनडुब्बी बर्नर मूसनबर्ग लेकर के किल बंदरगाह से केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का मेडागास्कर समुद्री क्षेत्र, जहां पेनांग से जापानी पनडुब्बी I-29 को लेकर के कैप्टन मसाओ तराओ मेडागास्कर पहुंचते हैं। मेडागास्कर में हिंद महासागर के हलचल के बीच में दोनों पनडुब्बियां पैरेलल चलती हैं। फिर 28 अप्रैल 1943 को एक छोटी सी रबर की नाव में वह व्यक्ति जापानी पनडुब्बी U-180 से निकल करके समुद्र को तैर करके जापानी पनडुब्बी I-29 में प्रवेश करता है। वहां जापानी पनडुब्बी के कैप्टन मसाओ तराओ द्वारा उस व्यक्ति का स्वागत किया जाता है और वह पनडुब्बी मेडागास्कर से फिर सुमात्रा पहुंचती है। सुमात्रा में शमांग में 13 मई को वह पनडुब्बी शमांग में पहुंचती है। वहां 2 दिन रुकने के बाद वह व्यक्ति जापानी फाइटर प्लेन के द्वारा 16 मई 1943 को जापान पहुंचता है, जहां उसे सम्मान के साथ इंपीरियल भवन के सामने इंपीरियल होटल में ठहराया जाता है। वह व्यक्ति वहां अपने को मिस्टर मधुसूदा नाम से चेक इन करता है। जी हाँ, वो व्यक्ति कभी जियाउद्दीन पठान, कभी ओलैंडो माजोटा इटालियन नाम, और वही आज जो है मधुसूदा नाम से जापानी इंपीरियल होटल में चेक इन करता है। वह और कोई नहीं, वह अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि शायर पंडित राजकुमार सिंह राज अपने अच्छे राजगुरु यार चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में त्रिपुरा में पट्टाभी सीतारामैया को परास्त करके हरा करके फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन मतभेद के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसा कि विदित है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। नेताजी सोचते थे कि भारत में रह करके हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं है, अतः उन्होंने जियाउद्दीन के बेस में घर से निकलते हैं। अफगानिस्तान, काबुल से मास्को, मास्को से बर्लिन पहुंचते हैं और बर्लिन से फिर वही सुभाष चंद्र बोस 16 मई 1943 ईस्वी को जापान पहुंचते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे उस समय उन्होंने इंडियन लीजन नाम की आर्मी बनाई थी। जैसा कि अगर आप लोग देखना चाहें तो हमारा वीडियो इसके पहले मैंने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पार्ट 1, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस पार्ट 2 वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक पे जाकर के उसको आप देख सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन लीजन की, एनडीए फ्री सेंटर की कमान एशियन नाम्बियार को सौंप करके आबिद हसन शफरानी के साथ में, जैसा कि बताया गया, जापानी पनडुब्बी U-180 से फिर जर्मनी पनडुब्बी U-180 से जापानी पनडुब्बी I-29 में ट्रांसफर होकर के जापान पहुंचते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे उस समय भारत में क्या हो रहा था? जर्मनी में 29 मई 1942 में जो सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से होती है, हिटलर का कोई सकारात्मक रुख नहीं देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी छोड़ने का निर्णय ले लिया था। इधर अगस्त 1942 में भारतवर्ष में क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था।
अब यहाँ महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र का मार्ग, जो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मार्ग था, ये दोनों में काफी साम्यता होती है। उस समय सुभाष चंद्र बोस भारत में मैसेज देते हैं भारतवासियों को कि सभी लोगों को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर को भी स्पेशली विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस मैसेज देते हैं कि वह दिन आने वाला है कि जब अंग्रेजों की सत्ता भारत से उखाड़ फेंकी जाएगी, अतः आप लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट कीजिए। दूसरी तरफ जापान में क्या हो रहा था जब जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस थे? जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता रासबिहारी बोस थे और महाराज वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जनरल हिदेकी तोजो, उन्होंने भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपनी मंशा व्यक्त कर रखी थी। भारत की स्वतंत्रता के समर्थक वो थे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के वो भी समर्थक थे। और फरवरी 1942 में ही सिंगापुर जापानियों के कब्जे में आ जाता है। ब्रिटिश सैनिकों को भगा करके जापान वहां कब्जा कर लेता है। वहां ब्रिटिश भारतीय युद्धबंदी 40,000 जो है होते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहाँ भी अपना एक अवसर देखते हैं कि क्यों ना इन लोगों को भी हम अपनी सेना में भर्ती कर करके और जापान के सहयोग से भारत पर आक्रमण करके ब्रिटिश को वहां से भगाया जाए। इसी मकसद को लेकर के ऐसे माहौल में सुभाष चंद्र बोस 16 मई 1943 में जापान पहुंचते हैं। सुभाष चंद्र बोस का वहां के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो से 2 बार मुलाकात होती है, 10 जून को और 14 जून को। पुनः 16 जून को प्रधानमंत्री तोजो सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जापानी इंपीरियल डाइट में जापान के इंपीरियल डाइट में एक लेक्चर देते हैं, जिसमें उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्णतः समर्थन देते हुए या आश्वासन देते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापान पूरी तरह से सहयोग करेगा, मदद करेगा, जहां तक संभव हो सकेगा। वहाँ जापानी इंपीरियल डाइट में सुभाष चंद्र बोस अपना एक संबोधन देते हैं, अपना वहाँ परिचय देते हैं और उसको पूरे विश्व में जो है प्रसारित किया जाता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई को IIL इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता जो रासबिहारी बोस थे, उनके साथ में जो है सिंगापुर जाते हैं। सिंगापुर में रासबिहारी बोस IIL अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने कैसे जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा? तो इसके पृष्ठभूमि में अगर हम जाकर के देखें तो जब जापान ने फरवरी 1942 में सिंगापुर को अपने अधीन किया था, उस समय ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हुए 40,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी जापान के हुए थे। उसी समय ज्ञानी प्रीतम सिंह के मन में पहले बार ये विचार आया था कि क्यों नहीं एक ऐसी फौज बनाई जाए जिसको लेकर के जापानियों के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया जाए, या उनके मन की बात। जब प्रश्न कभी आता है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आता है, तो वहां नाम आता है ज्ञानी प्रीतम सिंह का, या कई बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक जापानी मेजर थे फ्यूजिवारा, और प्रीतम सिंह को लेकर कैप्टन मोहन सिंह जो उन बंदियों में से एक थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को साकार रूप दिया, जो कि सितंबर 1942 में यह आज़ाद हिंद फौज बनी हुई थी। INA जिसको कहा जाता था, और मतभेदों के कारण जापानियों के साथ कैप्टन मोहन सिंह का मतभेद हुआ, जिसकी वजह से यह आज़ाद हिंद फौज को दिसंबर 1942 में डिसबैंड कर दिया गया और कैप्टन मोहन सिंह को जेल में जापानियों ने डाल दिया था। उस समय आज़ाद हिंद फौज INA जो थी उसको पुनर्जीवित पुनर्जीवित किया था रासबिहारी बोस ने, और उसी रासबिहारी बोस ने उसी आज़ाद हिंद फौज की बची हुई सैनिकों की कमान को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने बहुत बड़े मैदान में सिविल नागरिकों और आज़ाद हिंद फौज के बीच में बहुत जोशीला और ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह का सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ उद्घोष किया था। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पहले 13,000 आज़ाद हिंद फौज की बनाया। उनका मकसद था कि बाद में हम इनको बढ़ाते बढ़ाते मिलियन तक ले जाएंगे। इसके बाद 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिसमें उन्होंने 5 रेजिमेंटें बनाई। 5 रेजिमेंट में सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट जो बनाई गई थी उसको कर्नल शाहनवाज खान नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी गांधी रेजिमेंट थी जिसको एमजे कियानी कमान कर रहे थे। तीसरी रेजिमेंट जो अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से आज़ाद रेजिमेंट थी उसको गुलजारा सिंह लीड कर रहे थे, और नेहरू रेजिमेंट को अजीज खां रेजिमेंट जो लीड कर रहे थे। इस प्रकार से 4 रेजिमेंटें बनाई गई और 22 अक्टूबर 1943 को एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई जिसमें महिलाओं की रेजिमेंट थी, जिसमें लक्ष्मी स्वामीनाथन इसको लीड कर रही थी, और इसमें स्त्रियों की अर्थात महिलाओं की, लड़कियों को भर्ती कर करके उनको एक तरह से रेजिमेंट के रूप में तैयार किया गया था। इसका एक अपना खुफिया विभाग भी था, जिसका गुप्तचर विभाग था, जिसका काम अपना दुश्मन के कहाँ अटक करना, कैसे क्या करना, इसका पता करना था। दूसरा एक ट्रेनिंग विंग भी बनाई गई थी जिसका नेतृत्व जो है मोहम्मद हबीबुर रहमान कर रहे थे, जो उस समय आज़ाद हिंद ने सेवक की महत्वपूर्ण सेवक की उपाधि नेताजी सुभाष बोस जी ने दिया था, जिन्होंने अपने उस समय की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने उनके नाम कर दिया था। इस समय सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1943 को महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं, 2 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुभ संदेश देते हुए कहते हैं कि आपका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आपको याद किया जाएगा। उसी समय महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस ऑफ द पैट्रियट की उपाधि देते हैं। पुनः एक आज़ाद हिंद सरकार बनाई जाती है। सिंगापुर के कैथे हॉल में 21 अक्टूबर 1943 को एक आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया जाता है, जिसका कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। उसमें प्रचार मंत्री और वित्त मंत्री बनाए जाते हैं और प्रमुख सलाहकार राज बिहारी बोस जी होते हैं। प्रधानमंत्री जापान के जब दिसंबर 1943 ईस्वी में स्वराज अंडमान और निकोबार को जापानी अपने कब्जे में ले लेते हैं, वह प्रधानमंत्री तोजो जापानी वो दोनों द्वीप जो है सुभाष चंद्र बोस अर्थात आज़ाद हिंद फौज की जो सरकार होती है, अस्थायी भारत की सरकार होती है, उसको सौंप देते हैं। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी हुई थी भारत की, उसके पास एक भूमि भी हो जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार में जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराते हैं और वहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद और स्वराज नाम देते हैं। और वहाँ सुभाष चंद्र बोस घोषणा करते हैं कि अब आज़ाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा करती है। हमारे पास अपनी टेरिटरी है, हमारा एक भारतीय सरकार है। जनवरी 1944 में जापानी सरकार सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बनाई गई भारत की अस्थायी सरकार को 100 मिलियन येन लोन एग्रीमेंट के तहत जो है दिया जाता है, और अब सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज और अस्थायी सरकार को बर्मा में ट्रांसफ़र करते हैं, रंगून में ले जाते हैं और वहाँ भारत पर जापानी सहयोग से जापानी असलहों और जापानी सैनिकों और आज़ाद हिंद फौज
के सैनिकों को लेकर के भारत में प्रवेश की योजना बनाते हैं। मार्च 1944 से लेकर के जुलाई 1944 तक यह अभियान जो है इम्फाल और कोहिमा अभियान के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज जापानी फौज के सहयोग से बर्मा की आराकान पहाड़ी को क्रॉस करती है, पार करती है। वहाँ जो ब्रिटिश और अमेरिकन की सैन्य टुकड़ी होती है उनको परास्त करते हुए, उनको भगाते हुए आगे एडवांस होते हुए आगे बढ़ती है और ऐतिहासिक मणिपुर के मोइरांग में 14 अप्रैल 1944 को प्रथम बार भारतीय भूमि पर आज़ाद हिंद फौज ने अपना झंडा गाड़ा। फौज आगे बढ़ती हुई जा रही थी। कोहिमा से इम्फाल की तरफ आने वाली सड़क को बाधित करती जा रही थी और नागालैंड, कोहिमा और इम्फाल को आज़ाद हिंद फौज जापानी घेर लिए थे। लेकिन इस बीच में मौसम, बरसात का मौसम आ गया था, कुछ पहले ही मौसम आ गया था दुर्भाग्यवश, और बारिश की वजह से आज़ाद हिंद फौज और जापानी सैनिकों को युद्ध में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। प्रॉपर क्लोथिंग नहीं होने की वजह से और मौसम की परेशानी की वजह से सैनिकों में बीमारी फैलने लगी। और उधर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो जापान अमेरिका से लड़ रहा था, वहाँ जगह जगह जापान की हार होती जा रही थी और जापान आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं था। 10 जुलाई 1944 को जापान ने मैसेज दिया कि अब वह आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट नहीं कर सकता। उधर जो भी सप्लाई आ रही थी जापान से, इधर ब्रिटिश फौजों ने उसको बाधित किया और ब्रिटिश के फाइटर्स ऊपर और उसके समुद्री रास्ते पर उसके युद्धपोत जापानियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। अर्थात सप्लाई बाधित हो गई। जापान का सहयोग ना के बराबर हो गया। अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी फौज को वहाँ से पीछे हटने के लिए आदेश दिया। रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियाँ वहाँ युद्ध क्षेत्र में थीं, उनको सुरक्षित ले आने के लिए सुभाष बोस ने कई मीलों तक उनके साथ पैदल चले, उनको सुरक्षित ले आए और आदेश दिया कि हर एक सैनिकों को जो है उनके जितने भी पेमेंट हैं उनको पूरी तरह से हिसाब किताब करके उनको दे दिया जाए। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रहते हुए फिर आगे की तैयारी, प्लान जो है बनाना शुरू किया कि आगे हमें अभी क्या करना है। इसी बीच में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बनाया हुआ है, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अमेरिकन नेवल बेस पर जापानी द्वारा आक्रमण किया जाना जो था, वह एक बदले की भावना से अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिया, जिसकी वजह से जापान सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया। जापान के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यह सूचना सुभाष चंद्र बोस को मिली। सुभाष चंद्र बोस 13 अगस्त 1945 ईस्वी को सिंगापुर से अपने 6 साथियों के साथ बैंकॉक आए। बैंकॉक से फिर एक जापानी युद्धक विमान के द्वारा, जिसमें जगह बहुत कम थी, जिसमें केवल 2 ही लोग बैठ सकते थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने साथ कर्नल हबीबुर रहमान को लिया और वहाँ से साइगोन से जो है उस जापानी विमान के द्वारा ताइपेई, जिसको आज ताइवान कहा जाता है, ताइहोकू बंदरगाह पर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ फाइटर प्लेन को जो है रिफिल किया जाता है। वहाँ 18 अगस्त को फिर वहाँ से जो है उड़ान भरते हैं। उड़ान भरते ही ताइहोकू में वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस दुर्घटनाग्रस्त में सुभाष चंद्र बोस तथाकथित की मृत्यु हो जाती है और वहीं उनको दफना दिया जाता है और उनकी अस्थियां ले जा करके जापान के रेंको जी मंदिर में रख दिया जाता है। तो 22
अगस्त 1945 ईस्वी को जापानी रेडियो द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि ताइहोको में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो है खोसला आयोग और शहनवाज आयोग, दो आयोग बनाए गए उनकी मृत्यु के रहस्य को उजागर करने के लिए। दोनों आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक मुखर्जी आयोग ने जब जांच किया उसने बताया कि उस समय अर्थात 18 अगस्त 1945 को ताइपेई अर्थात ताइहोको में कोई भी किसी प्रकार की विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, जिसको कि भारतीय सरकार ने उनकी रिपोर्ट को नहीं स्वीकार किया। तो यह एक रहस्य का विषय है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में ताइहोको में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई या नहीं हुई, यह रहस्य अभी भी वर्तमान है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को, अच्छा राजगुरु यार जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। और इसके बारे में पिछला इतिहास जानने के लिए हमारे लिंक पे जाकर के आज़ाद हिंद पोस्ट सुभाष चंद्र बोस भाग 1, आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र भाग 2 और अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जापानी द्वारा आक्रमण और हिरोशिमा नागासाकी का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।